हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके श्रृंखला बात किया जा रहा है और जीके श्रृंखला में जितने भी विषय आते हैं उनके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं सब चीज़ों पर बात किया जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भारतीय इतिहास में जो बातें की जा रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास में अंतिम चरण में हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हम लोग भारतीय जो प्राचीन काल में जो भारतीय ग्रंथ लिखे गए हैं उनके लेखकों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कल एक लेक्चर हो चुका था कि भारतीय लेखकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, और आज एक होगा और एक लेक्चर और आएगा ग्रंथों के बारे में। तो वहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए और इससे ज़्यादा आप लोग देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स में ग्रंथों से संबंधित चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से एक यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ किया जा रहा है। वहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क होंगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को आप लोग जोड़िए और उनको भी बताइए। ठीक है, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि जब यूपीएसआई का बैच प्रारंभ होगा, यूपीपी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसमें एक बेहतरीन तरीके से हम लोग हर एक विषय को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहे और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट से ही होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत में ग्रंथ और उनके लेखक, ये दूसरा भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए रसमाला और कीर्ति कौमुदी। ठीक है, कीर्ति कौमुदी और रसमाला के जो लेखक हैं वो सोमेश्वर है, सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर है। फिर उसके बाद देखिए कर्पूर मंजरी जो लेखक है राजशेखर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, और राजशेखर की है। फिर इसके बाद मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम अब देखेंगे कि शूद्र की रचना है। और मृच्छकटिकम को क्या कहा जाता है? मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, खिलौना। ठीक है, मिट्टी का खिलौना जो शाब्दिक अर्थ है मृच्छकटिकम का। फिर इसके बाद इसकी जो रचना जो लिखा गया है वो शूद्र की रचना है। फिर इसके बाद देखिए मिथ्याक्षर विज्ञानेश्वर की रचना है। यह देखेंगे कि किसके बारे में बात किया करता है? कानून के बारे में। ठीक है, यानी कि उत्तराधिकार के बारे में बात करता है, उत्तराधिकार। ठीक है, सक्सेशन के बारे में बात किया जाता है। मिथ्याक्षर जिसकी जो रचना है, ये देखेंगे कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर सारी टीका लिखी गई है। स्मृतियाँ जितनी है, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, फिर ठीक है, उन्हीं सब पर ये टीका भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर ही शायद टीका लिखा गया है। मिथ्याक्षर विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तराधिकार से संबंधित पुस्तक है, कानून बताती है, समाज में कानून किस प्रकार से रहेंगे। फिर इसी के लिए देखेंगे कि दायभाग भी है, जीवितवाहन की दायभाग, ये भी कानून की पुस्तक है। ठीक है, ये दोनों पुस्तक जो है देखेंगे कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तराधिकार के संबंध में जो चीज़ें देखने को मिलती है, सक्सेशन के बारे में जो बातें देखने को मिलती हैं, वो इन दोनों किताबों में देखने को मिलती हैं। ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद किरातार्जुनीयम की बात किया जाए तो ये भारवी की रचना। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। फिर उसके बाद पंचतंत्र सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है पंचतंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो प्रतियाँ बनी, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ पंचतंत्र, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रतिलिपियाँ भी इसी की बिकी थी। ठीक है, तो ये किस पर है? नैतिकता से संबंधित है, नैतिकता शिक्षा से संबंधित ये पुस्तक है, नैतिकता शिक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक नैतिकता शिक्षा से संबंधित ये पुस्तक है पंचतंत्र की। और पंचतंत्र की कहानियाँ देखेंगे कि उसे शिक्षित जो समाज में शिक्षा व्यवस्था के देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए कि न्याय भाष्य और कामसूत्र। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि न्याय भाष्य और कामसूत्र ये दोनों रचनाएं जो है वात्स्यायन की हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जाता है कि ये थोड़ा सा उस तरह की पुस्तक है कामसूत्र के बारे में। तो उस तरह से मत सोचिएगा कि जिस तरह से इसमें आप देखेंगे कि जो सामाजिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो सामाजिक चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। सामाजिक चीज़ें, किस तरह से वैवाहिक संबंध होना चाहिए किसी स्त्री और पुरुष का, तो उस पर यह बात करता है कामसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि जो वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसको उस तरह से मत ले जाइए या कि अश्लीलता की चीज़ें देखने को मिलती हैं या कुछ गलत चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सामाजिक को दर्शाने वाली चीज़ें आपको कामसूत्र में देखने को मिलेंगी। वात्स्यायन ये गुप्त काल की रचना है। ठीक है, गुप्त काल की रचना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए कि वात्स्यायन ने किस प्रकार से समाज को देखा, किस प्रकार समाज को समझा
और उसको वहाँ पर कामसूत्र में चित्रित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद काव्यादर्श है, 10 कुमार चरित्र है। ये दोनों पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये दोनों पुस्तक है दंडी की। ठीक है, दंडी की यह पुस्तक है। फिर उसके बाद देखिए वासवदत्ता, एक स्वप्न वासवदत्ता है महाकवि भास की, लेकिन यह वासवदत्ता है, यह सुबंधु की पुस्तक है। ठीक है, वासवदत्ता जो है सुबंधु की पुस्तक है। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम। ठीक है, ये दोनों आर्यभट्ट की पुस्तक है। ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, खगोल विज्ञान से यह संबंधित है, खगोल विज्ञान से यह संबंधित है। ठीक है, खगोल विज्ञान से यह संबंधित है। फिर उसके बाद देखिए गीत गोविंद, ये जयदेव की पुस्तक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि बृहद संहिता हो गया, पंच सिद्धांत हो गया, बृहद जातिका हो गया, लघु जातिका। ये चारों पुस्तक जो है सबसे महत्वपूर्ण गुप्त काल में लिखी गई थी और इनके जो रचनाकार है वारामिहिर है। ठीक है, आप देखेंगे वारामिहिर है, ये भी खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिष शास्त्री के रूप में देखने को मिलता है। इसको देखिए अनर्घ राघव, अनर्घ राघव जो है मुरारी की पुस्तक है। ठीक है, हमने आपको उस तरह से भी बताया कि जो डार्क एज की पुस्तक है, जिसको कोई नहीं ध्यान देता, जिसको कोई नहीं पढ़ता, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ से अगर प्रश्न बन जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग उसको याद रखेंगे तो वहाँ पर 100% सही होगा, और नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ 100% गलत होगा। फिर उसके बाद देखिए राजा भोज, राजा भोज की बहुत सारी पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकें लगभग में इतिहास में मिलती है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद सर्वस्व है, राजमार्तंड है, व्यवहार समुच्चय है, शब्दानुशासन है, युक्ति कल्पतरु है और राजमृगिका है। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें जो है आप देखेंगे कि एक पुस्तक ये हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 6 पुस्तकें जो है राजा भोज के द्वारा लिखी गई थी और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शासक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर विशेष तौर पर यह लेखक नहीं है, एक शासक के रूप में इतनी सारी पुस्तकें इनकी मिलती हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए भोज प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये राजा भोज से तो संबंधित है, लेकिन उसकी रचना जो है उन्होंने नहीं किया था, इसकी रचना जो है बल्लाल ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भोज प्रबंध की रचना जो है बल्लाल ने किया है, राजा भोज ने नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए शिशुपाल वध, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि माघ ने इसकी रचना की है। फिर उसके बाद नैषधि चरितम। ठीक है, नैषधि चरितम जो है इसके बारे में पूछा गया, यह श्रीहर्ष की रचना है। फिर मालती माधव, फिर आप देखेंगे फिर महावीर चरित, उत्तर रामचरित, साहित्य दर्पण, इन चारों के बारे में देखेंगे कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हर एक एग्जाम में इन चारों के बारे में पूछा गया, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और यहाँ पर साहित्य दर्पण। ये चारों रचनाएं जो है भवभूति की हैं, भवभूति के नहीं, यहाँ पर 3 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं जो हैं मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ठीक है, ये 3 रचनाएं जो हैं भवभूति की हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक रचना साहित्य दर्पण जो रचना है ये भामा की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हम लोग नोट डाउन करिए। भवभूति से ये तीनों पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि ये तीनों पुस्तकें किसकी है। उत्तर रामचरित के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, मालती माधव के बारे में बहुत पूछा गया है, महावीर चरित के बारे में बहुत पूछा गया है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भवभूति की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो रचनाएं हैं इसको आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काम करे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को हर एक एग्जाम में काम करेंगे। जीके जिसमें पूछा जा रहा है तो आप लोग नोट्स बनाइए। और आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से यूपीएससी के लिए विशेष बैच प्रारंभ किया जा रहा है और वहाँ पर जुड़िए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको बताइए और वहाँ पर चैनल से जुड़ते रहिए। उसके बाद कमेंट के द्वारा आप लोग बताइए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर जो कमियाँ हैं, जो अच्छा लग रहा है, जो कमियाँ हैं उसको लोग बताइए आप लोग। इसके बाद कमेंट करके बहुत ज़रूरी है कि कमेंट करके आप लोग बताइए और जो चीज़ कमियाँ रहेंगी उसको बताइए, उसको सुधार करके बहुत और भी बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए। और यहाँ पर जितने भी यूपीएससी के लिए जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी वो सारे के सारे निःशुल्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग नोट डाउन करें, नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।